हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल आप लोगों के, है ना। वक्त करीब आ रहा है आप लोगों का बोर्ड का। देखिए, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे से तरीके से सारे क्वेश्चन के थ्रू कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट आपका है, ठीक है ना। पार्ट में बना रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हर एक चीज़ आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बुक में किरचॉफ लॉ बाद में लिखा हुआ है, लेकिन इसका यूज़ होता है, पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे। और सीक्वेंस एनसीईआरटी ने अलग तरीके से लिखा है जिसका यूज़ बाद में होता है। किरचॉफ लॉ का यूज़ अभी होगा ना, सेल वगैरह में होगा, जबकि सेल पहले ही आपका लिखा गया है। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने सीक्वेंस से चलते हैं। हर एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि बेसिक से आपको एडवांस तक सारी चीज़ें आ जाए। आइए देखते हैं। किरचॉफ ने जो किरचॉफ का लॉ है ना, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एक साल क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर किरचॉफ ने दो रूल दिया, एक तो करंट लॉ और एक तो वोल्टेज लॉ। तो आइए देखते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है, इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या होता है, ये अपना बेस्ड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। सेकंड चीज़ क्या है, क्या मतलब इसका है, ये हमने लिया अपना, ठीक है ना, एक जंक्शन बनाया। ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या है, एक जंक्शन है। जंक्शन कह दीजिए, नोड कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए, ये अपना जंक्शन है। तो आने वाला करंट यहाँ देखिए, यहाँ से I1 करंट आ रहा है। तो अब बताइए, क्या जंक्शन पर करंट स्टोर होगा? नहीं। आपको पता है ना कि चार्ज हमेशा कोई डिवाइस स्टोर करती है। तो अगर कोई करंट आ रहा है तो वो स्टोर तो करेगा नहीं। तो अगर स्टोर नहीं करेगा, इसका मतलब वो चार्ज चला जाएगा। तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट। तो जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर चला जाएगा। तो सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज आपके पास है ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना नया चार्ज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना चार्ज आया है उतना चार्ज क्या है, जाएगा। तो I1 आया था तो I2 और I3 मिलकर चला जाएगा। यहाँ मैंने चीज़ वही लिख दी है। जैसे इसमें देखिए, इस जंक्शन के अकॉर्डिंग, इस जंक्शन पर देखिए, इस जंक्शन पर आप देखिए क्या सारे के सारे करंट सिर्फ आ रहे हैं। I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है। तो आने वाले I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या जाने वाला कोई भी है? नहीं। तो इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 क्यों होगा अब यहाँ? तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस I3। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि I1 और I2 को मिला दीजिए, इसका मतलब क्या है, माइनस I3 ना। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बार बार यूज़ होगी आपकी। जैसे ही मैंने लिखा माइनस I3, आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। यानी इसमें दिखाया गया है कि आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सिंपल है। तो जंक्शन पर I1 I2 आ रहा है और I3 जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो जब भी करंट के आगे माइनस लिख दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो हमने करंट माना है या जो फिगर में करंट दिया हुआ है उसका अपोजिट करना है। ये चीज़ आपका लॉजिक यूज़ होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ना, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप देखिए, 8 एम्पियर आपका आ रहा है, 8 एम्पियर आपका आ रहा है इस जंक्शन पे देखिए, क्या 3 एम्पियर चला गया? अगर 3 एम्पियर यहाँ गया, इसका मतलब I1 कितना होगा, 5 एम्पियर ना, क्योंकि 8 आ रहा है, 3 अगर ऊपर गया तो नीचे कितना हो जाएगा, 5 गया होगा। सही बात है। आइए ऊपर से देखते हैं, 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 + 2, यानी 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। खुद सोचिए, अगर ये 5 एम्पियर आ रहा है और ये भी यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो I3 कितने निकलेगा, 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो सिंपल सा है कि हमें टोटल चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। टोटल चार्ज को बैलेंस करना है, इससे ज़्यादा आपके करंट लॉ में कुछ भी नहीं है। लेकिन वोल्टेज लॉ, KVL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बनते हैं और इसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आगे होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लूप लॉ। अच्छा, लूप लॉ क्यों कहा जाता है इसको, जो है जंक्शन लॉ, क्योंकि जंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, जंक्शन पर देख रहे हैं तो जंक्शन लॉ। इसको लूप में देखेंगे तो आप लोग लूप लॉ कहा जाता है। दोनों नाम से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ लॉ होते हैं, पहले उन लॉस को पढ़ते हैं फिर इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या कह रहा है, ऑन मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज ऑन रजिस्टर। मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था, जब भी ए मान लो इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है, ठीक है ना, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करता है, ड्रॉप करता है, और वो ड्रॉप किसके बराबर होता है, -IR, उतना कम होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब 2 वोल्ट जो है इसने अपने ऊपर खर्च किया है। तो सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल, और वो ये है कि आप जब करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस होगा और जब करंट की डायरेक्शन की अपोजिट आओगे तो प्लस होगा। आइए इसका लॉजिक देखते हैं, ध्यान से।
ये ए है और ये बी है, हमेशा ए का ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिए, अगर ए है तो ए का ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और बी का क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। आपको सोचिए, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जबकि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या माइनस आई आर के बराबर होगा? तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल की बात हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल की बात हो रही है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपल सी चीज़ कि अगर आपको निकाल ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बताइए फाइनल कौन सा होगा, बी वाला, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस आई आर के बराबर होगा। जबकि अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी ये क्या होगा आपका, प्लस आर के बराबर होगा। तो ये मैंने कोई हवा में चीज़ें नहीं, आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो हम सिंपल सा हैक निकाल सकते हैं सारी चीज़ों का। देखो ए से बी की तरफ गए तो बी फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर आया, माइनस आई आर के बराबर, वही तो हम भी देख रहे थे। और बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो ए फाइनल है, तो ए का ए माइनस वी बी किसका हो जाएगा, प्लस आई आर। तो सिंपल सा है, पूरा हमने लॉजिक देखा। अब अगर आपको याद करना है, रटना है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, करंट की डायरेक्शन की अपोजिट आएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। सिंपल। दूसरा, ऑन मूविंग अलॉन्ग बैटरी। अच्छा, एक तो करंट होगा, एक तो बैटरी है। जैसे ही बैटरी में देखेंगे तो बाद वाला टर्मिनल देंगे, इसमें भी वही सेम लॉजिक है। पहला लॉजिक, ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, तो आप खुद सोचिए अगर बी का कम होगा तो बी माइनस ए, तो फिर माइनस आएगा। तो अगर हम सिंपल सा, सबसे आसान तरीका, जब भी हम बैटरी को क्रॉस करेंगे तो जो बाद वाला टर्मिनल है उसको देखो, बताओ अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बाद वाला टर्मिनल माइनस है, तो हमने माइनस भी ले लिया। लेकिन हम अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो बी से ए की तरफ तो बाद वाला टर्मिनल कौन है, प्लस, तो हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। सिंपल है। दूसरा, नेट पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। आइए इसका भी लॉजिक समझते हैं। हर चीज को समझो, रटना तो बात की बात होती है, पहले समझ लिया करो चीजों को, ठीक है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जहां से चले वहीं पर खत्म हो गया। एग्जांपल, ए से चले, ए बी सी डी ए, फिर ए पे, तो यही क्लोज लूप आपका हो गया। जब भी क्लोज लूप होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। आइए इसका भी लॉजिक समझते हैं। हमने ए से शुरुआत की, तो माना ए का पोटेंशियल वी ए का 10, एग्जाम्पल के तौर पे 10 मान लो, ए का पोटेंशियल 10, यहीं से शुरू किया, यहीं पर खत्म किया, तो ए ही फाइनल है, ए ही इनिशियल है। तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मिटा दूंगा अभी। मैंने कहा कि वी ए इज इक्वल टू क्या है, 10, तो हमने ए से शुरू किया, हम कहाँ से गए, ए से ए की तरफ गए, ये भी 10, ये भी 10, बताओ 10 माइनस 10 कितना आएगा, 0। क्या सच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो क्लोज लूप है वो जीरो आएगा? बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, तो सेम पोटेंशियल अगर है तो उसका क्या आएगा, अपना जीरो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे इस वाले में अब सारी चीज़ों को लगाते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर ब्रांच लिखी होगी, ब्रांच का मतलब क्लोज लूप नहीं है, ए से हमने शुरू किया, सी तक गए, ब्रांच, ये क्लोज लूप नहीं है, तो यहाँ कभी भी जीरो नहीं होगा। आइए समझते हैं इसको। अगर आपने समझ लिया, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी ए से शुरू किया, यहाँ ए तक गए। आइए ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करेंगे, बताइए सबसे पहले बैटरी आई, तो बैटरी वाला बाद वाला टर्मिनल क्या है, माइनस E1, इसका जो वोल्टेज है माइनस E1, ठीक। हमने देखा करंट को हमने एज्यूम किया था, ये करंट हमारी फ्लो हो रही है। दूसरा, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर करंट की डायरेक्शन में जा, तो करंट भी इधर जा रहा है, हम भी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, कितना, IR1, जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और जो यहाँ का रेजिस्टेंस है IR1, ठीक है। फिर जैसे ही नीचे गए, क्या बाद वाला टर्मिनल माइनस आया, माइनस, तो बाद वाला टर्मिनल हमने लिखा -E2। फिर आगे बढ़े, क्या यहाँ पर अभी भी I करंट है, रेजिस्टेंस कितना है, R3, क्या अभी भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो था -IR2। फिर आगे माइनस ये IR2 एंड -IR3। फिर जैसे ही आगे बढ़े, फिर प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, अब बैटरी का बाद वाला टर्मिनल क्या है, प्लस, तो हमने क्या लगाया, +E3। फिर आगे बढ़े, हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में गए R4, तो देख लो -IR4 इज इक्वल टू 0। हमने 0 क्यों लगाया, क्लोज लूप है, तो आपको कुछ नहीं देखना, सिंपल सा तरीका क्या है, बैटरी का बाद वाला टर्मिनल देखा माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, या करंट की डायरेक्शन में जाओगे निगेटिव, तो माइनस
ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक, आगे अगर ब्रांच के लिए लगाएंगे, ए से लेकर हम सी तक गए, कहां से लेकर, ए से लेकर सी तक गए, क्या अब जीरो होगा? नहीं जीरो होगा। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, ये कैसे हमने लिखा, क्या हम ए से सी की तरफ जब जा रहे हैं, ए हमारा इनिशियल पॉइंट, सी हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है सी, इनिशियल क्या है ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या, पूरी सर्किट का केवीएल लगा दो, माइनस E1 वही माइनस E1 माइनस IR1 माइनस E2 और माइनस IR2, यहीं तक लगाएंगे क्योंकि हमने सी तक पूछा गया है। ठीक है ना, ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल फिर से एक चीज़ याद रखना है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, और अगर बैटरी में जाएंगे तो बैटरी के बाद वाला टर्मिनल वो देखा जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ऑल इंडिया 2021 में एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सारी चीज़ें, तो आप सारी चीज़ों को गौर करोगे तो आपको ये मिलेगा कि आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो आपको I2 फाइंड करनी है, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार पूछ लिया है, ये जो आपका R अननोन है, ये जो अननोन आपका रजिस्टर दिया हुआ है, इस पर आप ये बताइए कि इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पहले निकालते हैं, हमें I2 निकालना है, तो हम ये ले रहे हैं ABFE, ये पूरी ऊपर वाली क्लोज लूप ले रहे हैं, ABFEA बाई KVL। ठीक है, शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, ए से। जैसे ही ए से शुरू करेंगे, क्या बैटरी के बाद वाला टर्मिनल, तो बाद वाला छोटा वाला निगेटिव, तो बाद वाला टर्मिनल कैसा आएगा बैटरी के, देख लो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो बैटरी के बाद वाला टर्मिनल कितना है, माइनस माइनस थ्री प्लस, क्या करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, कितना 0.5 करंट है इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस इंटू 2, माइनस क्या बताओ, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है I2, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I2 इंटू इसका रेजिस्टेंस प्लस 4, क्योंकि बैटरी के बाद वाला टर्मिनल देख लो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। अब हमको I2 पता चल गया है, लेकिन R के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है। बहुत अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन है ये, यहाँ से ये वाला देखिएगा। अब खुद सोचिए, क्या R और ये पूरा ऊपर वाला रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है, यानी ये R और ये ऊपर वाला पूरा क्या लगा हुआ है, पैरेलल, तो जितना यहाँ पूरे पे ड्रॉप होगा उतना रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, यानी हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, सबने पढ़ा है। ठीक है ना, अच्छे से। आइए लगाते हैं ब्रांच में, E और F की ब्रांच में लगाते हैं। आइए E से शुरू करते हैं। E से जैसे ही हमने शुरू किया, बताइए E से F तक गए हैं, क्या F फाइनल है, क्या F आपका फाइनल है, तो VF माइनस VE, VF माइनस VE, तो VF माइनस VE आपका लगा हुआ है, इज इक्वल टू क्या, बैटरी के बाद वाला टर्मिनल माइनस, फिर प्लस, प्लस क्यों, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम E से F की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 कितना इंटू 2, तो I2 कितना आया है आपका 1 इंटू 2, तो यहाँ से आपको -2 वोल्ट आ गया, यहाँ से आपका -2 वोल्ट आया। अच्छा, माइनस क्यों आया, इसका भी लॉजिक देख सकते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे माइनस, तो V फाइनल आपका क्या है, V फाइनल आपका कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, या बैटरी के बाद वाला टर्मिनल, कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं। तो कितना ड्रॉप होगा, -2 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो इस पर -2 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे, जो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के लेने चल रहे हैं। ये देखिए आपके दो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.6 है और आया भी हुआ है, बस चेंज क्या है, यहाँ पर 3 ओम लिया है, वहाँ पर 1 ओम दिया गया है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत बवाल क्वेश्चन है। अच्छा, इन क्वेश्चन को देखकर ना एक ही सवाल याद आता है, एक ही शेर याद आता है, यानी इन क्वेश्चन को देखकर एक ही शेर याद आता है अच्छा सा, कि मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ मगर, मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ मगर, इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आइए देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पूरा आपको दिया हुआ है, सारे पढ़ लेना अच्छे से। और हर क्या जितनी भी एजेस है ना, 12 एज हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाया गया है, और लगाने के बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए और करंट आप फाइंड करिए। दिया क्या वो सब में देखिए, यहाँ पर देखो, ये ए मान लीजिए, ए I1 ऊपर, I1 इधर, I1 इधर गया है, यानी टोटल सर्किट में करंट कितना दिया हुआ है, 3I1। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ा तो आधा इसमें बढ़ गया, आधा इसमें बढ़ गया। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे लॉजिक हम सीख सकते हैं पुराने। मान लीजिए ये वाला करंट गया I, तो आधा बटा, क्यों आधा बटा भाई, यहाँ भी 3 ओम, यहाँ भी 3 ओम, जब भी रेजिस्टेंस सेम होता है करंट आधा आधा बढ़ता है। तो देख लीजिए हर जगह करंट आधा 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 बटेगा। आइए हम अप्रोच करते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन को
जो क्वेश्चन लोग छोड़ के चले जाते हैं, कितनी सिंपल तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमने एक लूप ले लिया है, और कैसा लूप लिया है, अच्छा जो आपकी सर्किट है ना, ए कॉर्नर और ये सी कॉर्नर, इनके बीच में देख लीजिए आपको क्या लगा हुआ है, पूरा वोल्टेज लगा हुआ है। तो हम ए बी सी कौन सा ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी सी डैश, यानी ऐसे 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 चल रहे हैं, ये पूरा एक लूप ले रहे हैं। और सबको पता है कि केवीएल के अकॉर्डिंग लूप में जो पोटेंशियल होगा, पीडी होगा, कितना आएगा, 0। आइए चलते हैं, हम ए से चलना स्टार्ट किया, हमने ए से चलना क्या करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस आई इंटू थ्री, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस 3 इंटू आई बाई टू करंट है, 3 इंटू ए माइनस, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आई इंटू थ्री प्लस 10 क्यों, जब यहाँ से आएंगे देख लिए बैटरी में बाद वाला टर्मिनल में क्या है, प्लस है, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3 एम्पियर। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ लोग सोच लेंगे भाई सीरीज लगाएं या पैरेलल लगाएं, या सारी चीज़ें, भाई कॉमन सेंस लगाइए। आपको टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10, टोटल सर्किट का करंट कितना दिया हुआ है, 3i। ओम्स लॉ लगाओ भाई, किस दिन के लिए ओम्स लॉ आए थे, ओम्स लॉ लगाएंगे, टोटल सर्किट 3i है, यानी 4 एम्पियर है, देखो 3 इंटू 4/3, v इज इक्वल टू आई आर, तो r कितना आएगा, v बाई आई, 10/4 इज इक्वल टू 2.5। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं, ये क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से हो गया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा, रट लीजिएगा कैसे अप्रोच हुआ है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि किरचॉफ लॉ से ये क्वेश्चन रिपीट हो। आइए इसको देखते हैं। ये बहुत बड़ा सा आपका सर्किट, सारी चीज़ें आपको गिवन सब कुछ दी हुई हैं, और आपसे पूछा गया कि भाई करंट फाइंड करो, पूरी ब्रांचेस में करंट फाइंड करो। सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या नाम है, जंक्शन लॉ देखते हैं, जो करंट वाला था, क्या सच में है वो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से I2 करंट जा रही है, I2 करंट, यहाँ से I3 आ रही, ये I2 ये I3, क्या टोटल यहाँ पर I2 प्लस I3 आएगी, ठीक है, I2 ये आ रही है। क्या यहाँ से कुछ करंट निकल गई है, I1 निकल गई है, तो I2 I3 में से I1 को निकाल दो, वो नीचे चली जाएगी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी। यहाँ से I1 माइनस I2 आ रही है, तो I1 माइनस I2, तो I1 कट जाएगा, माइनस I2 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, I3। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ना दे तब भी हम अप्रोच कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने लॉ पढ़ा हुआ है। आइए अप्रोच करते हैं, लूप ADCA। अच्छा, एनसीईआरटी की आपकी क्या लिखती है, ये जो मैंने प्लस 10 यहाँ लिखा है ना, कभी कई लोग एनसीईआरटी से मैच करेंगे, वो 10 यहाँ पर है, तो वो 10 वो भी सही लिखा हुआ है, लेकिन वो कंफ्यूज कर देगा आपको जो हमने पढ़ा है। अभी ध्यान से देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, ठीक है। हम ए से शुरू करते हैं, ADCA, ध्यान से, ADCA कौन सा अपना है, ADCA, ये वाला लूप हमने लिया है। हमेशा कौन सा लूप लेना है, जो क्लोज पाथ वाला होगा। चलिए ए से चलना शुरू करते हैं। क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आया, एक चीज को देखिए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आया, कितना, 4 इंटू I1 माइनस I2, तो IR के बराबर, यानी 4 इंटू टोटल कितना करंट है ये। फिर आगे जा रहे हैं, क्या करंट की अपोजिट डायरेक्शन, देखो करंट नीचे आ रहा है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो बताइए हम DC की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस कितना, 2 इंटू जो करंट है, तो ये इतना करंट है, 2 इंटू जो करंट है। फिर बताओ इस तरफ जा रहे हैं, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस कितना, I1 इंटू 1, क्या बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, अगर बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, क्या बाद वाला टर्मिनल देखते हैं, प्लस, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने देख लिया यहाँ पर, अच्छा यहाँ 10 लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस आना चाहिए था। तो जो सिंपल तरीका है मैंने उसको लिखा, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। अच्छा, हमने क्या किया है, ये जो 10 आया है, बाकी सारे जो सारे माइनस है ना, उनको उस तरफ भेज दिया। जैसे ये वाला देख लीजिए आपका पूरा, तो सॉल्व करेंगे पूरी चीजें, तो मैंने जो ये माइनस था इसको उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से ABCA, आइए देखते हैं ABCA कौन सा है, ABCA, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस I2 इंटू 4, माइनस 4I2, फिर इधर जाएंगे, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से माइनस आया, कितना, 2 इंटू जो यहाँ का करंट है, देख लो, फिर क्या करंट की डायरेक्शन में, तो कितना, I1 इंटू जहाँ का रेजिस्टेंस है, प्लस 10 आ गया। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं, पूरा BCDEB, तो क्या है, B और CDE, यानी ये वाला, एक बार ये वाला, ये वाला, तीनों हमने लूप ले लिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए वही कि B से चल रहे हैं, और B से अगर चल रहे हैं I1 माइनस I2,
ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये -2 इंटू I2, ये बी से चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, तो हमने माइनस, तो ये देखो मैं हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, हर एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पूरा आप देख सकते हैं -2 इंटू ये, फिर माइनस करंट की डायरेक्शन में +5, क्योंकि क्यों यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो +5, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई 3, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन आ गई। सुनो अब हमें सॉल्व कैसे करना है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख दिया है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी ने, कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था तो वहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, कोई वैल्यू निकाली नहीं गई है। कैसे निकला ये देखें, जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 को और 2 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ दोगे तो 7I1, ये 6 बच जाएगा, -6I2, -6 + 6I2 कट जाएगा, -2I3 माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका देख लीजिए, 7I1 + I1 कितना 8I1 = 20, 10 + 10 20, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, I1 की वैल्यू आ गई आपके पास। कितनी आसान तरीके से I1 की वैल्यू आ गई। दूसरे वाले में थोड़ी सी मुश्किल है, दूसरे वाले में क्या करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो और तीसरे वाले को माइनस कर दो, तो नेट कितना आएगा आप वहां मल्टीप्लाई करके पूरा देख लेना। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2 को, 7 × 7I1 पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे सारी चीजें एक बार सॉल्व करके देख लेना, वरना लेंदी हो जाएगा। सॉल्व करके जैसे ही हम देखेंगे कितना आएगा हमारा I2 5/8, जैसे ही I2 5/8 आया, इस इक्वेशन में कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, इसमें I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, I3 की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी 15/8। तो ये मैंने पूरी वैल्यूज आपको लिख दी हैं, I1 I2 I3। तो ए बी में कितना जाएगा, ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो। ए बी में 5/8, तो ए और बी में देख लीजिए I2 जा रहा है, यहाँ I1 - I2 जा रहा है, तो आप जैसे ही माइनस करेंगे आपको सारी ब्रांचेस से करंट आसानी के साथ यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। आइए कुछ धमाकेदार चीज़ें देखते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। देखिए पहला, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए या ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको दिया वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, 2 ओम। अच्छा ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन आपस में पूरे क्या है, पैरेलल। आपसे कुछ जानते हो क्या पूछा गया है, यहाँ x पर कितना और y पर, x और y का डिफरेंस कितना होगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन फुद्दू सा एकदम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, सबसे पहले ये देखेंगे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये करंट पैरेलल है तो डिवाइड होगी, कितना डिवाइड होगी, देखो जोड़ो, 2 और 3 टोटल 5, यहाँ भी 3 और 2 टोटल 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, इसका मतलब जो करंट डिवाइड होगी आधी आधी डिवाइड होगी, कि ऊपर भी 5 रेजिस्टेंस नीचे भी 5 रेजिस्टेंस, तो करंट आधा आधा ले लेंगे। तो आधा का मतलब कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। आइए लगा देते हैं हम लोग क्या, KVL, इसलिए तो KVL पढ़ा है, KVL लगाते हैं, Vx और Vy, तो Vx - Vy। आइए चलते हैं, क्या करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 एम्पियर × 3, तो -1 × 3, ठीक है। आइए यहाँ जैसे यहाँ चलेंगे, क्या करंट, देखो ये करंट यहाँ से जाकर यहाँ निकल जाएगी और ये वाली करंट यहाँ से जाकर यहाँ निकल जाएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि करंट आएगी ऐसे नहीं, यहाँ से आने के बाद यहाँ निकल जाएगी। तो ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, कि आपकी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि हम लोग x से y की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस कितना 1 × 2, देखो 1 आएगी तो 1 × 2, तो कितना आ जाएगा, = 1 वोल्ट। एक तो ये तरीका हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, पिछले जो पार्ट में हमने देखा था, ध्यान से। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, मैंने बताया था ऊपर 5 और नीचे 2 + 3 5, 5 5 का 5/2। V = IR, I कितना था 2 × 5/2, 5 वोल्ट, यानी यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट। तो हमने एक तो वोल्टेज भी निकाल लिया, कल को हमसे टोटल वोल्टेज पूछ ले तो क्या करेंगे, तो हमने वोल्टेज भी निकाल लिया। आइए देखते हैं, वो जो ड्रॉप वाला मेथड मैंने बताया था आपको कि रजिस्टर अपने ऊपर ड्रॉप करता है, खर्चा करता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट यहाँ पर है, शुरू में 5 वोल्ट है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 2 ओम के रजिस्टर में। बताओ ये कितना ड्रॉप करेगा अपने ऊपर, 1 × 2, 2 खा लेगा, कितना खाएगा 1 × 2, IR के बराबर खाता है, ठीक है ना। तो 1 × 2 = 2, अगर 5 में से 2 अपने ऊपर खर्चा कर लिया, कितना बचेगा, x पर 3 वोल्ट बचा। इसी तरीके से ये अपने ऊपर कितना खर्चा करेगा, 1 × 3, तो 3 खर्चा कर लिया, था 5, 3 खर्चा कर लिया, बचा कितना 2, तो 3 - 2 कितना आ गया 1। पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, जिन लोगों को ये खर्चा वाला मेथड, ड्रॉप वाला मेथड ना समझ में आए, तो मैंने एक चीज़ सिंपल सी बताई थी, आप मेरे हर पार्ट को देखो, भरोसे के साथ देखो, हर एक चीज़ आपको प्योरली एकदम अच्छे तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये एक नोट पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, एक नोट पॉइंट, जैसे आपको वहाँ पर कोई करंट निकालने में आसानी होगी। ये मान लीजिए I करंट है, I1 R1
I2 R2 ये आपको दिया हुआ। तो अगर हमें ये फाइंड करना कि I1 कितना आएगा, यहाँ से देखिए क्या पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, पैरेलल है तो इसमें V कांस्टेंट होता है, V सेम होता है, इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी करंट कम होगी। एक तो ये लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको I1 निकालना, ये फार्मूला याद रखना, I1 निकालना है तो क्या करना है, I टोटल करंट कितना है, नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, भाई नीचे ऊपर टोटल करंट कितना है, नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इनटू, ध्यान से देखना, अगर यहाँ I1 है तो यहाँ R2 आएगा। यहीं से लॉजिक लगाओ कि I और R उल्टे होते हैं, जब I1 लोगे तो R1 नहीं लोगे, दूसरा वाला लोगे R2, तो I1 की जगह R2 लोगे, I2 की जगह R1 लोगे, बाकी दोनों फार्मूला क्या है, सेम। तो इससे आप डायरेक्ट आसानी के साथ क्या निकाल सकते हो, करंट। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा इस रेशियो में उस रेशियो में, तो आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। अभी यहाँ कैलकुलेट स्टडी करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर, यानी जो 2 ओम रजिस्टर है इसमें स्टडी स्टेट पर आपको करंट निकालनी। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ। सुनिए, ये कैपेसिटर को और करंट को दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही आपने देखा स्टडी, अच्छा स्टडी का मतलब क्या होता है, फुल, जब फुल हो चुका होगा, एकदम मैक्सिमम करंट हो चुका होगा। सुनिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, कैपेसिटर, ध्यान से देखना। अब कुछ लोग यहीं पर क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे कैपेसिटर है, नहीं, ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने पिछले कैपेसिटर में बताया था, जब स्टडी स्टेट हो तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, और जब फुल चार्ज हो लगा तो अब कहेगा अब बस, अब मैं नहीं लूंगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर वो फुल चार्ज हो चुका होगा तो इसके ऊपर कोई भी करंट नहीं जाएगा, अगर इसमें नहीं जाएगा तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा। तो सिंपल सी है कि स्टडी कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है, यानी इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। और अगर टाइम इज इक्वल टू 0 होता तो 0 पर इसके अंदर क्या, एक सिंपल वायर जैसा बिहेव करता। तो ये मैंने कैपेसिटर में आपको बताया है, वहां जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटर पर कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा, और जिसमें करंट नहीं जाएगा इसे उखाड़ फेंक दो, कोई काम का थोड़ी है, बेकार सा है, निकाल दो। तो हमने इसको निकाल के फिर से सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब बताओ 2 और 3 कितना आएगा पैरेलल में, 2 और 3 फार्मूला 2 × 3 + 2/3 तो 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। ये पैरेलल का फार्मूला आपका है। अच्छा टोटल कितना है भाई, देखो 1.2 पूरे का आया प्लस 2.8, तो नेट कितना आ जाएगा, 4 ओम आएगा। और करंट कितना आएगा, 6/4, टोटल वोल्टेज 6/4 1.5 एम्पियर आया। तो टोटल करंट कितना आया, 1.5 एम्पियर। हमसे पूछा कहाँ है, 2 ओम वाले में, इसीलिए मैंने ये बताया था। आइए लगाते हैं इसको, आई इसका निकालना है, टोटल आई कितना है 1.5 इंटू हमें निकालना 2 ओम का है, हम लेंगे कौन सा 3 इंटू 3, नीचे टोटल 0.9 एम्पियर। कितनी आसानी तरीके से आपका आ गया। सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए चल, रटोगे फिजिक्स को बर्बाद, कॉन्सेप्ट से चलोगे बवाल, ठीक है ना। आइए देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ आर सो दैट नो करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग है। उसने कहा कि आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है ताकि 4 एम्पियर वाले में, सॉरी 4 ओम वाले में कोई भी करंट फ्लो ना हो। क्या आपने पढ़ा होगा, करंट तब फ्लो नहीं होती या तो बैटरी ही ना लगी हो, लेकिन यहां पर तो बैटरी लगी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी ई पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यही कंडीशन होती है जब करंट फ्लो नहीं होता। आइए देखते हैं, पहले हमने लूप लगाया केवीएल के थ्रू, FEBAF कौन सा है, ये वाला लूप पूरा हमने लिया, तो फिर -I। अब ये वाला जब हमने पूरा का पूरा लूप लिया तो हमारे जो यहाँ पर देखो करंट जा रही है, पूरी करंट जा रही है, तो हमने F से शुरू किया, यहाँ से -I × 1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -6 +9 ठीक है ना, और -1 × I × 1। तो ये सारा केवीएल लगाना हमने सीख लिया। तो I की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी 1.5 एम्पियर। जैसे ही I की वैल्यू 1.5 एम्पियर हमारी आ गई, हम लूप देखेंगे EDCBE, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी सेकंड लूप हम लोग देखेंगे। जैसे ही हमने सेकंड लूप देखा तो हमारे अकॉर्डिंग कितना -I की वैल्यू रख दिया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -× R -3 क्योंकि माइनस की तरफ जा रहे हैं, +6 इस तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हम नहीं लेंगे, इसलिए मैंने लगाया। तो R की वैल्यू कितना आ गई 2 ओम। R की वैल्यू देखो, I की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं। ब्रांच AFED कौन सा है देख लो, AFED, इस ब्रांच में हम चल रहे हैं और इस ब्रांच में हम लोग निकाल रहे हैं कि VD - VA क्या है, यानी VD - VA आपको निकालना। देखो A से D की हर चीज को सीखो ना, बता रहा हूं इसे, A से लेकर D तक चल रहे हैं। फाइनल कौन सा है D, तो VD माइनस इनिशियल कौन सा है, तो VD - VA क्या आएगा -I × 1। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में -I × 1।
दूसरा फिर माइनस आई इंटू 1, तो माइनस आई माइनस 2i, और आपको आई की वैल्यू दी हुई है -3 वोल्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका किरचॉफ लॉ खत्म हो चुका है। बहुत अमेजिंग वीडियो रहा है ये किरचॉफ लॉ का, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किरचॉफ लॉ का फिक्स होता है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पर ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो आपका है सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज द सेल। सबने बैटरी देखी होगी, सबने, है ना, अपने घरों में। तो वही सेल होती क्या है, उसके अंदर केमिकल होते हैं। बचपन में सब लोग उसको तोड़ के निकालते थे, काला काला पेस्ट निकलता था, MnO2 अगर बहुत सारी चीज़ों का होता है, वो नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, सेल क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपल सी बात है। सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। होता है क्या उसके अंदर, केमिकल, यानी केमिकल से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहली चीज। तो ये आपका सेल होता है। ये मान लीजिए मैंने ए है और बी है। सेल के अंदर क्या होता है, कई सारी चीजें। एक होता है ई, ऐसे सिंबल बनाया अभी, और एक होता है आर। तो ये पूरा अपना क्या है, सेल। आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ई क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अभी बारी बारी जानते हैं। एक आइडियल बैटरी, अच्छा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सबको पता है ना, रेजिस्टेंस, रुकावट। तो जो आइडियल बैटरी होगी, एग्जिस्ट तो नहीं करती, आइडियल बैटरी, उसमें आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सारी चीजें हो गई। पहला EMF के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज इन सर्किट बाय बैटरी। तो बैटरी की वजह से कितना चार्ज मूव होगा, ठीक है ना, यूनिट चार्ज मूव, उसमें जो वर्क डन लगेगा, यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगेगा, वही क्या होगा, आपका EMF, ठीक है ना। तो EW/Q। तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ये वोल्ट, ये अपनी बैटरी है। ये मैंने आपका पूरा सेल बनाया, प्लस माइनस आर, और मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया। क्या मैंने इसके अक्रॉस कोई भी सर्किट लगाई, नहीं। तो इसके अक्रॉस मैंने क्या लिखाया, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगाया, तो V जो वैल्यू आएगी वो = E। अब सिंपल सी कहानी बताता हूँ आपको, एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। ये आपका सेल है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में 100 लोगों की कैपेसिटी है कि 100 लोग उसमें खाना खा सकते हैं, 100 लोग उसमें खाना खा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे रेजिस्टेंस, मेरे रेस्टोरेंट की जो है 100, वो क्या हो गया, मेरा EMF हो गया कि 100 का खाना प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन उसके अंदर कुछ वर्कर भी काम करते हैं, मेरे 10 वर्कर उसके अंदर काम करते हैं, तो उसी रेस्टोरेंट से 10 वर्कर का भी खाना खाएंगे। इसका मतलब अब जो कैपेसिटी मेरी बची है बाहर वालों के लिए, वो कितनी बची है, 90। तो सिंपल सी बात वही है, वो जो 90 है ना, वो क्या आपका हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी खाना नहीं खा रहा है, यानी कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो VE के बराबर है, यानी हमारा 100 लोगों का खाना बचा हुआ है पूरा मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन जब कुछ वर्कर उसने उसमें से खाना खा लिया, तो क्या होगा, कुछ कम बचेगा। तो इसी तरीके से जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपने ऊपर ड्रॉप कर लेगा, तो आपको क्या बचेगा, कुछ ना कुछ कम बचेगा, E-IR के बराबर बचेगा। तो ये बारी बारी समझते हैं। तो हमने कहा कि जो ये सेल है, जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वो E के बराबर होता है, वही उसका EMF होता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं व्हाट इज द TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। अब यहीं से आप देखिए, ये जब हमने रेजिस्टेंस लगाया, अभी तक कोई करंट फ्लो हो रहा था नहीं, क्योंकि हमने कोई सर्किट नहीं लगाया था। जैसे ही हमने सर्किट को लगाया, रेजिस्टेंस फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस लगाया हमने, ठीक है ना, तो करंट फ्लो होगा। तो ये रेजिस्टेंस अपने ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। तो KVL के अकॉर्डिंग चलते हैं, VA, ठीक है, करंट यहां से VA माइनस E, माइनस क्यों लिया, कि हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, जबकि करंट इस तरफ जा रहा है, A से B की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और बाद वाला टर्मिनल क्या आया, माइनस, तो हमने क्या लगाया, माइनस। दूसरा, हम इस तरफ जा रहे हैं, हमारा करंट इस तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, कितना, I/R के बराबर, और बाद का पोटेंशियल क्या है, VB। तो B को इधर ले आओ, VA माइनस VB किसके बराबर आया, E-IR। यानी जो V आएगा, जो इन दोनों के A और B के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना होगा, E-IR। जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी थी 100 माइनस, यानी जो एग्जाम्पल लिया था 100 माइनस IR, जो वर्कर ने खाना खाया, जो भी वर्कर ने खाना खाया, तो ये भी अपने ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, तो कुछ ना कुछ कम आएगा। यहां मैंने क्या लिया, डिस्चार्जिंग। अपने यहाँ क्या यूज होगा, अक्सर डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कि करंट सेल जो होगी अपनी, सेल या बैटरी जो अपनी होगी, वो करंट निकालेगी। तो बताओ, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रही है। जबकि चार्जिंग का मतलब क्या है, ये आपका E था, हमने कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स लगा दिया है जो इससे ज्यादा का है,
इससे ज़्यादा, तो बताओ करंट इससे फ्लो होगी, भाई ये ज़्यादा वाला है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो इससे आई फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, आई, तो इसके अंदर जा रहा है। बताओ सर्किट के, यानी ये जो बैटरी या सेल आपने लिया, इसके अंदर आपका जा रहा है, मतलब चार्ज, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बैटरी के अंदर पिन लगाया, तो बैटरी के अंदर चार्ज को डाल रहे हैं, तो चार्जिंग हो रही है, और जब चार्जिंग होगी तो आपका वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। देख लो बस यहाँ माइनस है और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आई आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस फिर से सुनते हैं। एक सेल ने मैक्सिमम कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया वो उसका ईएमएफ होगा, लेकिन जैसे ही उस सेल को हमने सर्किट में लगाया तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर खर्चा करेगा, तो ई से तो कम बचेगा, तो वही जो कम बचेगा वही क्या होगा, अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी चीज क्लियर। आते हैं व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये क्या होता है, ये आपका पूरा सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वगैरह, मैंने बताया था पेस्ट वगैरह होते हैं, उन पेस्ट वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ रुकावट होगी, वही जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बताओ ये किस किस पे डिपेंड करता है, पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा किसकी वजह से, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, पेस्ट यानी गाढ़ापन, तो आइए दिमाग में सिर्फ गाढ़ापन रखना, तो पहले चीज सबसे पहला टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो गाढ़ापन होता है वो कम होने लगता है, और जब गाढ़ापन कम होने लगेगा तो आप बताइए आयन का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा। भाई गाढ़ापन अगर कम है तो आप आयन आसानी से मूव कर सकेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। या विस्कोसिटी कम तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, उसका गाढ़ापन आप बढ़ाओगे, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, यानी एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है। अब खुद सोचिए अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को या आयन को ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा रुकावट होगी, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ठीक है ना, ये बेसिक हर चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रॉड है, ये जो इतना इलेक्ट्रोड है जो अंदर है, हमें अंदर के हिस्से से मतलब, भाई बाहर के हिस्से से क्या मतलब है, बाहर का हिस्सा हमारा कोई काम का नहीं, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका जाए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो सॉल्यूशन है, मान लो चलो जो भी सॉल्यूशन है, एक प्लस एक माइनस, ये तो जो भी सॉल्यूशन, ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसका जो एरिया होगा, इलेक्ट्रॉन तो उसी पर आएंगे जाएंगे। अब जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और आसानी से जा सकेंगे, जितनी आसानी से जाएंगे मतलब रुकावट कम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है, सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब क्या, करंट जीरो है। अगर करंट जीरो है तो कोई भी ड्रॉप होगा, बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब जो V और E बराबर हो जाएगा। अरे वही चीज तो हम कह रहे थे कि जब कोई भी चीज यहां पर कनेक्ट नहीं है, यानी सर इसके अंदर क्या है, करंट जीरो है, जब भी सर्किट के अंदर करंट जीरो है तो V और E बराबर हो जाएंगे। तो एक तो हमने ये देख लिया। दूसरा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हमने पढ़ लिया है, इसका सिंपल सा मतलब होता है हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, वायर को जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो बताओ पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज। और भी अब यहां देखिए, ये हमने वायर कनेक्ट किया, हमने माना A, अगर यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का भी A, कोई भी और रेजिस्टेंस नहीं है A, यहाँ का भी क्या हो जाएगा 8, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो ध्यान से सुनना, ये जो R है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाहर का नहीं है, ठीक। तो हमारा VA VB के बराबर आएगा, इसका मतलब जो आपका I आएगा वो V/R, तो V यहाँ पर क्या है, E के बराबर, R क्या है, ये वाले R के बराबर, तो E इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। IR आपकी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत, और R, ठीक। इतनी चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ से देखना, दूसरा तरीका, अगर कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है तो बताओ क्या कोई ड्रॉप होगा, नहीं भाई कोई ड्रॉप नहीं, ये इंटरनल है, पहले फिर से बता रहा हूँ ये इंटरनल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ड्रॉप नहीं आएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, देखो A पर भी VA, B पर भी VA, तो VA माइनस VA क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर जीरो आया तो KVL लगा दो, VAB इक्वल टू E माइनस IR, ये फार्मूला आपको याद हर हाल में होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E इज इक्वल टू IR। तो ये चीज़ें आपकी मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, पहली चीज़ क्या है कि मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है E, और जो उसमें से कुछ कम होगा डिस्चार्जिंग के दौरान वो क्या होगा, वो अपना VAB इक्वल टू E माइनस IR। तो E मैक्सिमम उसमें से कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, I इंटू R के बराबर कम हुआ है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, जो है ना मैंने यहाँ पर कैपिटल R लिख दिया था, तो इसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल R नहीं है यहाँ पर, कैपिटल R कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर ये वाला R है ना, जहाँ जहाँ कैपिटल R मैंने फिर से सही कर दिया है। तो ये R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपिटल R नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, मैंने इसको सही कर दिया है। आइए देखते हैं ये सारी चीज़ें।
ये आपका एक पूरा सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा आपका ई और आर क्या है, इंटरनल, ये पूरा सेल बन गया है। ये आपका बाहर का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस पर कितना पूरा ड्रॉप हो रहा है, वी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं व्हाट इज़ द करंट। करंट क्या होता है, टोटल ई अपान आर। तो ई कितना है टोटल ई, और आर कितना है, ये आर प्लस ये आर। तो टोटल जितना रेजिस्टेंस होगा ई आर प्लस आर। या फिर अगर हम, ये तो हमने सेल के अक्रॉस पूरा सर्किट का निकाला, अगर हमको आर के अप्रॉक्स निकालना हो तो क्या, वी बाई आर। तो वी बाई आर भी हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमें जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, v इज इक्वल टू, यहाँ से v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हमने पहले देखा था v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो i की जगह पर क्या पुट कर देंगे अपना, v बाई आर। अगर इसके अकॉर्डिंग v बाई आर इंटू आर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे v बाई आर इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो हमने e और v को कॉमन ले लिया, मतलब इस साइड ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है बता देता हूं। हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब खुद सोचो, अगर हमें R फाइंड करना है तो अगर ये पूरा V बाई आर खत्म हो जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हम क्या करेंगे, V बाई आर से डिवाइड कर देंगे। अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इस टर्म को हटाने के लिए V बाई आर से सब जगह डिवाइड कर दिया, तो ये हट जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, V बाई आर। तो ये R ऊपर जाएगा, और जैसे ही R ऊपर गया तो E माइनस वी बाई वी, तो हमारा फार्मूला आ गया। अगर इस फार्मूले को और सिंपल करके लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, E बाई वी माइनस वी बाई वी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 कैसे आया, देखो जो v है ना दोनों में डिवाइड होगा, तो e बाई वी माइनस v बाई वी, तो v बाई वाई कितना आएगा, 1। तो ये हमारा क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी आ चुका है। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग एक स्टेप में आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ का। दोनों में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। डिफरेंस अच्छे से बता चुका हूं, बस एक बार और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा डिफरेंस है। अच्छा, ईएमएफ को जो हम लोग फाइंड करते थे तो सर्किट को ओपन रखते थे। जब सर्किट को ओपन रखते थे तो जो बताता था, जो वोल्ट मीटर बताता था वो क्या था, ईएमएफ होता था। लेकिन जैसे ही सर्किट को हम कनेक्ट कर देते थे सेल से तो करंट फ्लो होता था, और करंट जब फ्लो होता था कुछ ना कुछ ड्रॉप होता था। तो ड्रॉप होने के बाद जो बचता था वो क्या होता था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता था। पहला हो गया। दूसरा भाई, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, तो ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा। तीसरा, ईएमएफ जो डिपेंड नहीं करता आर पर, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन। अब यही देख लीजिए, अगर सर्किट को ओपन कर दीजिए, आर को हटा के सर्किट ओपन कर दीजिए, क्या जो ईएमएफ है आर पर डिपेंड करेगा, नहीं, आर पर डिपेंड करता ही नहीं है। जबकि आपका वोल्टेज आर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वोल्टेज आपका आर पर डिपेंड करता है कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, जितना उतना ज्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है ना। जितना रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप होगा। तीसरी चीज, आखिरी चीज, ये तो हो गया ईएमएफ के कारण। अच्छा सुनो, ईएमएफ के कारण ही करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण ही क्या आता है, वी आता है। देखो ई के वजह से करंट फ्लो हुआ, और इस करंट की वजह से ही आर पर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो इसका मतलब ईएमएफ कॉज है और वी क्या है, उसका इफेक्ट है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल जो है आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये वाला तो अच्छा है, ये सिंपल सा है। आपसे पूछा गया ये ईएमएफ है, ये भी एक बैटरी, ये भी एक बैटरी है। एक बार सीरीज को जोड़ा गया, एक बार पैरेलल को जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं किसका ज़्यादा होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। अगर सीरीज का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका करंट क्या होगा, कम होगा। अगर करंट कम होगा, खुद सोचिए, अगर करंट कम होगा क्या घटने वाली वैल्यू जो ई में से घट रहा है, जो ई में से घट रहा है वो कम होगा। अगर ई में से घटने वाला कम होगा तो वी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उस पर ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा। पहले ही बताया था, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उस पर ड्रॉप ज़्यादा। अगर ड्रॉप ज़्यादा होगा इसका मतलब वोल्टेज क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही ग्राफ दिया होगा और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, आपको वोल्टेज पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई क्या रिलेशन है ईएमएफ वगैरह में। तो आइए देखते हैं, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। चलो देखते हैं। पहला, हम इस कंडीशन पर देखते हैं, अगर यहाँ बताइए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर, भाई इस पूरे पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0। यानी इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0। जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, बताइए 0 है, तो ई माइनस आई नॉट आर। तो वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आई नॉट। तो आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 0। क्यों, वी की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ई बाई आई नॉट, ठीक है, आसानी के साथ। लेकिन जब i की वैल्यू 0 है, कुछ सोचो, अगर i की वैल्यू 0, यानी i की वैल्यू कहाँ है, 0 यहाँ पर। अगर i की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर, e। तो i की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज कितना है, e। तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आई आर को 0 कर दो तो i, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, खुद सोचो,
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप कह रहे हो कि I की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू 0 तो माइनस वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब V और E बराबर, यहाँ से भी देख सकते हैं V और E क्या हो जाएंगे, अपने बराबर हो जाएंगे। दूसरा, अगर I इज इक्वल, यही सेम चीज़ है, अगर I नॉट के बराबर हो जाएगी, अगर I नॉट के बराबर है, इसका मतलब E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, तो V क्या है यहाँ पर 0। तो दो चीज़ें आपको बताना था, एक आप करंट वोल्टेज को 0 करिए तो E की वैल्यू आ जाएगी, एक आप करंट को मैक्सिमम करिए तो आपका V 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप कुछ भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना, ठीक है। और इसके आगे जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम लोग उसके भी सेल के आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। आइए हम लोग सेल का सीरीज़ और पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का हमने देख लिया, कैपेसिटर का देख लिया, तो सेल का भी सीरीज़ और पैरेलल देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है, सेल को हमने सीरीज़ में लगाया है। दो चीज़ का ध्यान देना है, अक्सर अपने केस में क्या पोलैरिटी सेम होगी, देखो प्लस 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 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है तो उसके बाद माइनस है, यानी ये अपोजिट पोलैरिटी में है, तो दोनों को देखेंगे। सोचिए सीरीज़ में क्या होता था आपका, अगर इसका E है, इसका E है, इसका E है, सेम सेल है, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, तो टोटल कितना N सेल लगाया हमने, तो N E के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 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 R1, कितना N R के बराबर। तो ये सिंपल सी चीज़ ये तो है, लेकिन अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो N R जो पूरे सेल का हो गया, प्लस ये जो अपनी सर्किट का बाहर में लगा हुआ, तो N R प्लस R। तो करंट क्या निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट N E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस N R प्लस R, आसानी के साथ आ गया, ठीक है ना। अब दो केस लेते हैं, पहला केस क्या लेते हैं, एन आर। ये जो हमारा एन आर आया है वो बहुत ज़्यादा है आर से, अगर आर से बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वैल्यू देख लो कितनी आएगी, ई बाई आर। इसी तरीके से अगर एन आर आपका कम हो जाए और ये बाहर वाला बहुत ज़्यादा हो जाए तो एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एन ई बाई आर। तो दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, आप खुद सोचिए, दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें करंट ज़्यादा आएगा तो कौन सा। देखिए यहाँ सिर्फ ई बाई आर आ रहा है और यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा, ये वाला बेस्ट रहेगा जब आपका बाहरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो अंदर के रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। अच्छा ये आओ एक और तरीके से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, सॉरी एक सर्किट लिया, एक सिंपल सा एक सेल का लिया, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी करंट की। अगर हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल सी आर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम इस छोटे आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ई बाई आर, और इस आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ई बाई आर। अब कुछ सोचिए, एक सेल के लगाने पर ई बाई आर आ रहा है, यहाँ ध्यान से समझना मेरी चीज़ों को, ई बाई आर आ रहा है एक सेल के लगाने से, और यहाँ एन सेल लगा दिया तब भी ई बाई आर आ रहा है। क्या कोई फायदा है भाई, पहले भी ई बाई आर आ रहा था, अब हमने नंबर ऑफ सेल लगा दिया एन सेल, तब भी ई बाई आर आ रहा है, क्या ही फायदा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने आर के टर्म में लिखा ई बाई आर, और जैसे ही एन के टर्म में लिखेंगे देखो एन ई बाई आर, यानी एन से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा करंट क्या आएगा इस मामले में, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो मतलब आर की वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए इस वाले केस में, देखो आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इन सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ से लॉजिक लगाकर हम देख सकते हैं, बस एक जानने के लिए आपके था। अच्छा अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ मैं कर दूं, यानी एक प्लस एक माइनस, तो जो ज़्यादा वाला होगा E1, अगर मान लो ज़्यादा तो E1 माइनस E2, तो E इक्विवेलेंट अब क्या आएगा, E1 माइनस E2। यहाँ पर ऐड हो रहा था E1 प्लस E1 प्लस E1, लेकिन यहाँ पर देखो पोलैरिटी अपोजिट है, तो इसका ध्यान देना है। अच्छा ये कोई, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, वो तो ऐड हो, पोलैरिटी कैसी भी हो भाई, रुकावट है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट है। तो आई R1 हो R2 हो किसी को, वो तो रोकेगा ही रोकेगा, तो वो हमेशा ऐड होगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। जबकि E होगा वो पोलैरिटी देखेंगे, सेम पोलैरिटी तो ऐड होगा, अपोजिट पोलैरिटी होगी तो माइनस होगा। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आउट ऑफ n सेल, टोटल सेल कितनी है n, m सेल को रिवर्स कर दिया गया है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। m सेल को रिवर्स कर दिया गया है, तो मैंने टोटल सेल बना दी n, उसमें m सेल को अपोजिट कर दिया, देखो यहाँ पर प्लस माइनस लेकिन माइनस प्लस, तो उल्टा हो गया, m सेल अपोजिट है, तो बताओ टोटल सेल सही पोलैरिटी में कितना होगी, n में से m हटा दो, n माइनस m, तो टोटल n थी जिसमें से m अपोजिट पोलैरिटी की थी, तो n माइनस m जो हमारी है वो क्या है, सेम पोलैरिटी की। जैसे मान लो 10, n की वैल्यू 10, 10 में से 4 ऐसी है तो 10 माइनस 4 6 ऐसी रहेगी, ये सोच सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, टोटल कितनी है n इंटू आर, मैंने बताया था वो हमेशा ऐड होता है n इंटू आर। अब E इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो सही पोलैरिटी की है n माइनस m इंटू ई, उसमें से माइनस कर दो जो अपोजिट पोलैरिटी होगी m इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू अपनी निकल आई है आसानी के साथ। पैरेलल वाले में देखते हैं, सेम चीज़ है, पैरेलल मैंने लगा दिया है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होती है, पैरेलल में क्या रहता है, आर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर वोल्टेज की जगह क्या है, ई, सेल का वोल्टेज जो भी रहेगा ई, तो ई कोई ये ना सोचे भाई ई प्लस ई, नहीं भाई, पैरेलल में क्या होता है, हमेशा ई सबका सेम होता है, तो इसका मतलब सबका ई क्या है, ई के बराबर है।
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r 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 कितने टाइम, n टाइम, तो n बाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट R बाई एन, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और टोटल कितना हो जाएगा R बाई एन प्लस इसमें ये वाला अपना वाला जोड़ दिया और यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई जैसा कि हम लोग निकालते थे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। यहाँ आपको अच्छा वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है बताऊंगा मैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था एक बार PYQ में, क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डिराइव करना था कि अगर यहाँ पर तो क्या है E सेम है, E सेम है, E सेम, लेकिन अगर एक सेल E1 हो जाए उसका रेजिस्टेंस R1, E2 R2, अब दो सेल अलग अलग हैं तो क्या होगा, आइए हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे V इक्वल टू E माइनस आर, यहाँ से देखेंगे कि हमारा V कितना है। देखो वोल्टेज तो यहाँ पर जितना ड्रॉप होगा उतना ड्रॉप पैरेलल में है, तो वोल्टेज दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो इस सेल के अकॉर्डिंग E1 माइनस I1 R1 और E2 माइनस I2 R2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। तो I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज करके आ गई। अच्छा टोटल बताओ, यहाँ से अगर I1 निकला है, यहाँ से I2 निकला है, तो टोटल कितना होगा I1 प्लस I2, तो वही हमने लगाया। टोटल कितना है I1 प्लस I2, तो ये हमने पूरा लगा दिया। अच्छा ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, E1 बाई R1, तो V बाई R1 दोनों में डिवाइड करोगे ना, E1 में भी डिवाइड करोगे, V में भी डिवाइड करोगे, इसी तरह E2 में भी डिवाइड करोगे और V में भी डिवाइड करोगे, आ गया। हमने क्या किया है, दोनों E1 को एक साथ कर लिया, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V और 1/R1 1/R2। कई लोगों के सवाल पैदा होंगे कि यहाँ पर आपने प्लस क्यों लिखा जबकि माइनस, भाई मैंने माइनस को कॉमन लिया है, माइनस V को मैंने कॉमन लिया। अगर माइनस V को कॉमन लिया तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, माइनस के अंदर क्या होता है माइनस इंटू माइनस, तो अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें भी जिसको नहीं आती ना वो सीख लेना, प्लस माइनस की गलती से क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। तो V ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब इस पूरे को, ये जो पूरा माइनस था हमने इधर ले लिया तो ये आ गया, और इस माइनस प्लस को इधर ले लिया। अब सुनिए हमें क्या करना था, हमें चाहिए था इसके फॉर्म में V इक्वल टू E माइनस आई, जबकि हमारे पास क्या है 1/R1 प्लस 1/R2, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को खत्म कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से। हमने डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड किया खत्म, तो क्या बचा V, तो E सबके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इसके अंदर भी हमने डिवाइड किया और I के अंदर भी हमने पूरे से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि हमारा देखो फार्मूला बन गया V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इस वाले के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो E इक्विवेलेंट है ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा अपना क्या इक्विवेलेंट के बराबर है, तो हमने लिख दिया। I है, R इक्विवेलेंट क्या है, ये 1/R1 वाला, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये पहला क्वेश्चन, ये तो इसको आपको रटना है, लेकिन इसको और सिंपल तरीके से लिखने मैंने लिख दिया है। और ये सिंपल, तो E इक्विवेलेंट कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1, यानी 1 2 2 1, ऐसे हम लोग जो मैंने याद रखा था ऐसे याद रखा था भाई। अगर E1 है तो R2 आएगा, E2 है तो R1 आएगा और नीचे R1 प्लस R2। अगर पोलैरिटी अपोजिट कर दिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, अगर पोलैरिटी को हमने अपोजिट कर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये अच्छा अगर मान लो 3 आ गया तो क्या होगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E बाई 3 I3 प्लस E बाई 4, जो भी करते जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एनीथिंग करते जाएंगे। और R इक्विवेलेंट की देख लो, 1 इसका जब एलसीएम लेंगे R1 R2 R1 प्लस R2, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में, इस टाइप के कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको सीधा वैल्यू दी हुई है, E1 दिया है, R1 दिया है, E2 दिया है, R2 दिया है, E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ गलती क्या होगी लोगों से जल्दी में, 15 3 45 0.45 2 इंटू 2 4, तो 0.45 प्लस 0.49, ये गलती लोगों से मतलब होगी, लेकिन हमें अच्छे से सॉल्व करना है भाई। 15 3 45 यानी 0.45 प्लस 0.4, तो 0.45 प्लस 0.4 कितना होगा, 0.85 होगा। तो जो भी ऐसे वैल्यूज हों, ठीक है ना, दशमलव वाले जिसे कहते हैं डॉट, तो इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.5, तो ये अपनी 0.12 की वैल्यू हो गई। तो ये सिंपल सा था, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है वैल्यूज़ क्या है, ये जहाँ मैंने स्टार लगाया वो चीज़ें आप ध्यान रख लेना, और इस फार्मूले की अलग से नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर टॉपिक को इसको ख़त्म करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगी। आपको दिया वो 3 आइडेंटिकल सेल है जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, और इनका ग्राफ आपको दिया हुआ है वोल्टेज का और करंट का। 6 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, कहाँ पर है, सीरीज में है, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा 3E और R इक्विवेलेंट 3R। ये हमने सबसे पहले जो गिवन है उससे हमने वैल्यू निकाल ली। फिर हमें ये दिखाया गया है कि हमने पूरा ये लिख लिया V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। तो हमें निकालना है कि आपका इक्विवेलेंट आएगा कितना, ठीक है ना, कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है। हम इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर हमारा I कितना है 0, तो इस पॉइंट पर हमारा I कितना है 0, I 0 है, लेकिन
वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। इस पॉइंट पर हमारा I तो 0 है लेकिन वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो आइए हम लगाते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इक्वल टू 6 और 3E, टोटल कितना है 3E माइनस I कितना है 0 इंटू 3R। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, एक एक्सप्रेशन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं एक सिंपल करके मैंने लिखा है, ये कुछ n सेल हैं जो सीरीज में n सेल पैरेलल में है। तो आपसे ये कहा गया है कि आपको ऐसा डिराइव करना है और R में रिलेशन फाइंड करना है कि आपका I1 करंट सीरीज वाला और I2 करंट पैरेलल वाला दोनों क्या हो जाए सेम। तो हमने कहा ठीक है, आसान है, निकालते हैं। I1 निकालेंगे, कितना आता है टोटल अपॉन टोटल, टोटल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पिछले में हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया। हमने I1 I2 को बराबर कर दिया, तो I1 को बराबर किया, I2 को बराबर किया, NE कैंसिल हो गया, NR प्लस R, R प्लस NR। तो हमने NR को और R को, दोनों RR टर्म को एक तरफ कर लिया, भाई छोटा R एक तरफ, बड़ा R एक तरफ। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया R को कॉमन लिया n-1, यहाँ R को कॉमन लिया n-1, तो n-1 कैंसिल, R इज इक्वल टू R। तो अगर R आपका यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, इस कंडीशन में सीरीज और पैरेलल का जो करंट आएगा वो क्या आएगा सेम। ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, यहाँ गलती होने के चांसेस है, इसलिए मैंने कई सारे स्टार इस पर लगाए हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पूछा गया 3 ओम में कितना करंट जाएगा। अब बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए। ये अपना जो सबसे पहले मैंने कहा था, जब भी दो सेल लगी हो सबसे पहले देखना है क्या पोलैरिटी सेम है या अलग है। हमने देखा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस यानी पोलैरिटी अपोजिट। देखो इसका मुंह इस तरफ, इसकी पीठ इस तरफ, इसकी पीठ इस तरफ, दोनों अपोजिट है, सेम पोलैरिटी वाले नहीं है। अगर सेम पोलैरिटी होती जैसे इसमें है, देखो दोनों सेम है, प्लस माइनस, लेकिन इसमें माइनस प्लस माइनस उल्टा है। अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो मैंने कहा था E माइनस हो जाता है। और सुनो, ये एक 5 वोल्ट का, एक 9 वोल्ट का, बताओ भारी कौन पड़ेगा 9 वोल्ट वाला। तो 9 वोल्ट वाला भारी पड़ गया, लेकिन कितना आएगा 9 माइनस 5 कितना आया 4 वोल्ट, लेकिन किधर से आया इधर। ठीक है ना, अपना वाला इसने सेम रखा, जैसा 9 वोल्ट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा। अच्छा रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों ऐड हो जाते हैं, 0.3 प्लस 1.2 1.5 दोनों ऐड हो जाते हैं, पहले ही बताया था। तो ये मेरी सर्किट फिर से ड्रॉ हो गई है, मैंने लिख लिया है। अच्छा इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा 3 और 6 का, सिंपल तरीका 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 कितना आएगा 2 ओम। टोटल कितना आया 2 प्लस 4.5 प्लस 1.5 कितना 8 ओम। तो I कितना आएगा V/R, V कितना है 4/8 0.5। अब हमारा यहां तक आ गया I, टोटल आ गया I, लेकिन हमें I नहीं चाहिए। पहली गलती यहां पर होगी, आप I लगा के चले जाओगे, नहीं भाई बटेगा, यानी यहां I1 जाएगा, यहां I2। वो फार्मूला बताया था मैंने नोडल वाला सिंपल सा, कि I1 को निकालना है, क्या करना है टोटल करंट लो, रेजिस्टेंस इसका नहीं इसका वाला लो। तो देखो 0.5 टोटल इंटू 6, इसका निकालना है तो इसका लो इंटू 6 और 3 प्लस 6 नीचे टोटल इक्वल टू 1/3। तो इसमें कितना आया 1/3 ना। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको सिस्टमेटिक चलना, ऐसा नहीं चाहे जहां से वीडियो को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, कभी भी आप समझ नहीं पाओगे। सिस्टमेटिक चलोगे, लाइन बाय लाइन चलोगे, भरोसे के साथ चलोगे, हर चीज कवर होगी। तो एक और टॉपिक आपका ये खत्म हो गया है। अब आपके 1 या 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो मीटर ब्रिज बचता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बचता है, और एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर बचता है, उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे जल्दी से। ठीक है ना, देखते हैं आगे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, एक ही बोर्ड में आपका खत्म हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज देखते हैं। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, एक ब्रिज है, ब्रिज के जैसा आपको लग भी रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो रेजिस्टेंस है चारों, है ना, 1 2 3 4, और एक बीच में गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना। अच्छा कई बार क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के बीच में रेजिस्टेंस भी होता है, तो भी देखना। ठीक है ना, और कई बार गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है, उसका खुद अपना भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो देखेंगे पहले। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर एक डायरेक्ट हमको याद रखना, फिर प्रूफ देखेंगे। अगर P/Q यानी आमने सामने का रेशियो, P/Q R/S आमने सामने का रेशियो अगर सेम है तो क्या होता है, ठीक है ना, या तो देखो इसका रेशियो या इसका रेशियो, या तो ये दोनों ले लो, ठीक है ना, या तो फिर P और Q ले लो, जो भी आपको लेना है। अगर रेशियो दोनों का सेम आएगा तो क्या होगा,
इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, VB इज इक्वल टू VD, क्या सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट फ्लो होता है? नहीं, सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, या अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो वो बेकार है, और बेकार है तो उसको निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है, कोई करंट नहीं जाएगा, उसको हटा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर बाय द वे हम इसको प्रूफ के साथ देखना चाहें तो क्या होगा, ABDA, यहाँ KVL लगा दिया हमने, KVL लगाना सबको आता है, लूप BCDB, BC यानी एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में हम लोग KVL लगा देंगे और वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। KVL लगाने का जुगाड़ मैंने बताया था। अच्छा, ये करंट I है तो यहाँ कुछ करंट जाएगी I1 और यहाँ कुछ करंट जाएगी I2, तो अगर A से चल रहे हैं तो ठीक है ना, तो P/Q इज इक्वल टू R/S, ये सिंपल सी चीज़ है। और ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर सेम प्रूफ आपको देना नहीं है, प्रूफ आपके पास है, पढ़ चुके हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है, जैसे मैंने कहा बैलेंस R और 2R, 1/2, 3R 6R, ये भी क्या आ जाएगा 1/2, क्या दोनों का दोनों सेम रेशियो है, इक्वल है, तो कैसी कंडीशन है, बैलेंस। और अगर बैलेंस कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि बीच वाला क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अगर बीच वाला हम हटा देंगे, सर्किट को डी ड्रॉ कर देंगे, तो देखिए ये R और ये 2R सीरीज में हो गए, R 2R, और 3R और 6R सीरीज में हो गए, तो 3R और 9R ये पैरेलल में हो गए, तो हम पैरेलल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। अगर इसका पोटेंशियल A है तो इसका पोटेंशियल A नहीं होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हम लोग अलग अलग बना लेंगे, सबको अरेंज कर लेंगे, ABCD अरेंज कर लिया, तो बीच में हमारा कौन सा आया, R2। तो खुद देखिए दोनों का बैलेंस होगा, R1 R5, तो R1 कितना है 1, R5 कितना है 5, ठीक है ना, R1 और R5 ये रहा, 1:2 का रेशियो है R1 R5 में, R4 में भी 1:2 का रेशियो, R4 और R3 में 1:2 का रेशियो है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन है तो क्या, बीच वाला हटा देंगे और इसको सीरीज में R1 और R5, R4 प्लस R3, तो इसको सीरीज में लगा लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी सर्किट आपकी है। यहाँ एक चीज़ आपको दिया हुआ है, सिंपल सी चीज़, ठीक है ना, आपको ये देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाए, जिसे रेशियो आप देखिए यहाँ पर 5, 20, 30, सबका रेशियो 1:4:6, नीचे भी 1:4:6, तो बीच वाले सारे हटा देंगे, बीच वाले सारे हटा देंगे, फिर वही अरेंज हो गया। यही सेम कंडीशन इसमें भी होती है, देख लीजिए। अगर कई सारे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख जाए, वहाँ हम लोग 2 देख रहे थे, यहाँ 3 है, कैसे, 1:3 का रेशियो है, इसमें भी 1:3 का रेशियो, इसमें भी 1:3 का रेशियो है, इसका मतलब बीच में जितने भी आएंगे, इनके अलावा जितने भी आएंगे सबको क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। ये R और ये 2R भी हट गया, यहाँ पर ये 4 और 8 भी हट गया, तो अगर हट गया तो फिर बाद में हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका पूरा का पूरा 1 और 3 ऐड कर देंगे, 2 6 ऐड कर देंगे, और 3 और 9 ऐड कर देंगे, आ गया। और इसका क्या निकाल लेंगे, हम लोग पैरेलल निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी सर्किट थी आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की पूरी सर्किट थी, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी नए नए चीज़ों के ऊपर।